नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी संसद के बजट सत्र की शुरुआत में ही दबाव में दिखी मोदी सरकार की। महाकुंभ में हुए हादसे की शुरू हुई जांच की। जानेंगे चुनाव आयोग पर क्यों भड़के अरविंद केजरीवाल। एक देश एक चुनाव पर बनी जेपीसी की बैठक में क्या हुआ फैसला। देखेंगे हरियाणा सरकार में बढ़ते टकराव को। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। दिल्ली चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका। 7 विधायकों ने पार्टी से दिया इस्तीफा, टिकट कटने से थे नाराज। भारत रत्न सचिन तेंदुलकर को मिलेगा बीसीसीआई लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। बुमराह और स्मृति मंधाना को भी मिलेगा पुरस्कार। 1 फरवरी को बीसीसीआई करेगी सम्मानित। सुप्रीम कोर्ट में जम्मू कश्मीर में बार काउंसिल की मांग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई। कोर्ट ने केंद्र और बीसीआई को भेजा नोटिस। 4 हफ्ते बाद सुनवाई। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 740 अंकों के उछाल के साथ 77,500 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 258 अंकों की तेजी के साथ 23,508 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है और बजट सत्र के पहले ही दिन यह भी साफ हो गया है कि सरकार इस बार विपक्ष के दबाव में है। ये दबाव साफ साफ पीएम मोदी के सत्र से शुरू होने से पहले दिए गए बयान से ही साफ हो गया। तो दूसरी तरफ विपक्ष ने भी साफ कर दिया है कि वो उन सभी मुद्दों को उठाएगा जो जनता से जुड़े हुए हैं और सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं है। तो सत्र की शुरुआत में क्या कुछ रहा खास, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। संसद के बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हो गई, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने जो बयान दिया उससे साफ हो गया है कि सरकार बेहद दबाव में है। पीएम मोदी ने कहा, आपने देखा होगा शायद 2014 से पहले अब तक ये पहला संसद सत्र है जिसके 1-2 दिन पहले कोई विदेशी चिंगारी नहीं देखी गई, जिसमें किसी विदेशी ताकत ने आग लगाने की कोशिश नहीं की। मैंने हर बजट सत्र से पहले ये देखा था और हमारे देश में कई लोग इन चिंगारियों को हवा देने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दरअसल संसद सत्र से पहले कई बार मोदी सरकार के खिलाफ बड़े खुलासे हुए हैं। पेगासस मामला हो या फिर रफाल या फिर हिंडनबर्ग, आमतौर पर इसे लेकर रिपोर्ट संसद सत्र के आसपास ही आई है। ऐसे में पीएम मोदी का बयान साफ संकेत दे रहा है कि वो दबाव में है। दूसरी तरफ सत्र की शुरुआत आज राष्ट्रपति के अभिभाषण से हो गई। 59 मिनट के भाषण में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई, तो कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के भाषण में बेहद नीरस करार दिया। सोनिया ने कहा कि अंत तक राष्ट्रपति बहुत थक गई थी, वो मुश्किल से बोल पा रही थी। राहुल गांधी ने भी राष्ट्रपति के भाषण को बोरिंग करार दिया। राहुल गांधी के तेवर से साफ दिखाई दिया कि वो सरकार को किसी तरह की राहत नहीं देंगे, जनता के मुद्दों को पूरी ताकत से उठाएंगे। संसद के बजट सत्र में सरकार की तरफ से 16 विधेयक पेश किए जा सकते हैं, जिसमें वक्फ संशोधन विधेयक भी शामिल है और इसे लेकर विपक्ष की तरफ से पूरी तैयारी कर ली गई। लेकिन उससे पहले सभी की नजरें 1 फरवरी को संसद में पेश होने वाले केंद्रीय बजट पर हैं, जिसे वित्त मंत्री पेश करेंगे। इससे पहले वित्त मंत्री ने आर्थिक सर्वे की रिपोर्ट पेश की, जिसमें चालू वित्तीय वर्ष यानी वर्ष 2025-26 में देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार 6.3 से 6.8 के बीच रहने का अनुमान जताया गया है। केंद्र की मोदी सरकार मुश्किल में दिखाई दे रही है, तो यूपी की योगी सरकार की मुश्किलें भी बढ़ती दिख रही हैं। महाकुंभ में हुए हादसे की जांच शुरू हो गई है। जांच टीम ने आज महाकुंभ का दौरा किया और भगदड़ क्यों हुई उसके कारणों की जांच शुरू कर दी गई है। जांच के बाद साफ होगा कि इसके पीछे दोषी कौन है। देखिए रिपोर्ट। प्रयागराज में आयोजित महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर योगी सरकार बुरी तरह से घिर गई है। जिस तरह से पूरे दिन भगदड़ की खबर को दबाया गया, ऐसे में सरकार पर सवाल उठ रहे हैं। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का कहना है कि सरकार भगदड़ से जुड़ी हर बात को छिपा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस हादसे में जितने लोगों की जान गई उसकी संख्या छिपाई जा रही है। सरकार को उन्हें मुआवजा न देना पड़े इसलिए ये आंकड़े छिपाए जा रहे हैं। दरअसल बजट सत्र में हिस्सा लेने के लिए सपा सांसद दिल्ली पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने योगी सरकार से लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा। अखिलेश ने कहा कि बजट पे बाद में बात होगी, पहले महाकुंभ पर चर्चा होगी। अखिलेश यादव ने कहा कि हादसों की सच्चाई और आंकड़े छिपाना एक अपराध है। जब आपने प्रचार इतना किया तो इंतजाम क्या किया? अब तो साधु संत भी कहने लगे हैं कि आप झूठे हैं। इस बीच इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी एक पिटीशन दाखिल की गई है। महाकुंभ में मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की सीबीआई जांच की मांग को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में लेटर पिटीशन दाखिल की गई, जिसमें दोषी अधिकारियों के निलंबन और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की गई है। इस लेटर पिटीशन में चीफ जस्टिस से सुओ मोटो लेते हुए जल्दी सुनवाई की अपील की गई।
जबकि सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही मामले से जुड़ी एक जनहित याचिका दाखिल की जा चुकी है, जिसमें केंद्र सरकार, यूपी समेत सभी राज्य सरकारों को पक्षकार बनाया गया है। वहीं घटना की जांच करने के लिए न्यायिक आयोग प्रयागराज पहुंच गया है। रिटायर्ड जज हर्ष कुमार के नेतृत्व वाली 3 सदस्यों की टीम मेला क्षेत्र पहुंची। ये आयोग सरकार को 1 महीने में अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। देखा जाए तो हादसे की जांच शुरू हो गई है। कोर्ट में न्याय की अपील की जा रही है, लेकिन सवाल ये उठ रहे हैं कि घटना की जिम्मेदारी कौन लेगा। अगर सरकार सच छुपा रही है तो किसे बचाने की कोशिश की जा रही है। साफ है, योगी सरकार बुरी तरह से फंस गई है। विपक्ष की तरफ से महाकुंभ में एक के बाद एक हो रहे हादसों को लेकर योगी सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तो सवालों में इस समय चुनाव आयोग भी आ गया है। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने चुनाव आयोग के नोटिस का जवाब भी दिया। तो क्या कुछ कहा केजरीवाल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली चुनाव के बीच जारी यमुना विवाद को लेकर अपना जवाब दाखिल करने दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंचे। इस दौरान सीएम आतिशी और पंजाब के सीएम भगवंत मान उनके साथ रहे। यहां अपना जवाब दाखिल करने के बाद केजरीवाल ने दिल्ली वासियों को लेकर एक बधाई संदेश पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, दिल्ली वासियों बहुत बहुत बधाई, हमारा संघर्ष रंग लाया। दिल्ली में जो जहरीला पानी भेजा जा रहा था वो अब बंद हो गया है। दिल्ली में आने वाले पानी में अमोनिया की मात्रा 7 ppm से लेकर 2 ppm तक हो गई है। अगर हम नारे नहीं लगाते और संघर्ष नहीं करते तो आज दिल्ली की घनी आबादी को पानी नहीं मिल रहा होता। हमने दिल्ली को बहुत बड़े पानी के संकट से बचाया। बता दें कि चुनाव आयोग ने केजरीवाल से 5 सवाल पूछे थे, जिसका जवाब केजरीवाल ने आयोग में आज दाखिल किया। इसके साथ ही केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग और बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि दिल्ली में खुलेआम पैसे और सामान बांटा जा रहा है, लेकिन चुनाव आयोग चुप है। अगर चुनाव आयोग ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया और भाजपा के खिलाफ एक्शन लेने की हिम्मत नहीं दिखाई तो सारी दुनिया में लोकतंत्र बदनाम हो जाएगा। इन सब के बीच पीएम मोदी ने दिल्ली के द्वारका में रैली की, तो वहीं प्रियंका गांधी ने नई दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित के लिए प्रचार किया। चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सवालों में एक देश एक चुनाव की योजना भी दिखाई दे रही है। सरकार की तरफ से इसे लेकर जेपीसी बनाई गई है, जिसकी आज दूसरी बैठक थी। तो जेपीसी में क्या हुई चर्चा, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। देश में एक देश एक चुनाव को अमली जामा पहनाने की तैयारी तेज हो गई है। इस मसले पर गठित संयुक्त संसदीय समिति ने बड़ा कदम उठाते हुए चुनाव आयोग के अधिकारियों और सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को बुलाने का फैसला किया है। इनसे संविधान संशोधन विधेयक पर राय ली जाएगी, ताकि इसे लागू करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा सके। बैठक की अध्यक्षता भाजपा सांसद पीपी चौधरी ने की, जिसमें शामिल होने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के ही सांसद पहुंचे। बैठक में शामिल होने के लिए जाते हुए सांसदों का वीडियो भी सामने आया है। बता दें कि विपक्ष आरोप लगा रहा है कि उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, क्योंकि विपक्षी सांसदों ने जेपीसी का कार्यकाल बढ़ाकर 1 साल करने की भी मांग की, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जेपीसी को बजट सत्र के पहले सप्ताह के आखिरी दिन तक अपनी रिपोर्ट लोकसभा में पेश करनी है। इससे पहले 8 जनवरी को जेपीसी की पहली बैठक हुई थी। इसमें सभी सांसदों को 18,000 से ज्यादा पेज की रिपोर्ट वाली एक ट्रॉली दी गई थी। इसमें हिंदी और अंग्रेजी में कोविंद समिति की रिपोर्ट और अनुलग्नक की 21 कॉपी शामिल है। इसमें सॉफ्ट कॉपी भी शामिल है। और अब दूसरी बैठक में चुनाव आयोग के अधिकारियों और सभी राजनीतिक दलों के प्रमुखों को बुलाने का फैसला किया गया है। देखना होगा अगली बैठक में क्या कुछ होता है। जेपीसी की तरफ से अब इन चुनावों में किस तरह के संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, उस पर चर्चा की जाएगी। वैसे इस बिल को लेकर एनडीए सरकार के अंदर ही टकराव दिखाई दे रहा है। तो टकराव हरियाणा की बीजेपी सरकार के अंदर भी दिख रहा है। हरियाणा में बीजेपी सरकार के मंत्री अनिल विज ने सीएम नायब सिंह सैनी पर तीखा हमला बोला है। तो क्या कुछ कहा अनिल विज ने, जिसके चलते मुश्किल में दिख रही है हरियाणा सरकार, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज ने सीएम नायब सिंह सैनी पर सीधा हमला बोला है। विज का कहना है कि नायब सिंह सैनी जब से सीएम बने हैं तब से उड़न खटोले पर है। ये सिर्फ उनकी नहीं बल्कि सभी एमएलए और मंत्रियों की आवाज है। विज ने आगे कहा कि चुनाव के दौरान उन्हें किसी बड़े नेता ने हराने की कोशिश की और उन पर हमला करने की भी कोशिश हुई। आज सरकार बने 100 से ज्यादा दिन बीत चुके हैं, लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब उन्हें इस मामले में फर्क नहीं पड़ता। अनिल विज अधिकारियों पर उनके द्वारा दिए गए निर्देशों पर कार्रवाई नहीं किए जाने से नाराज है। हरियाणा के ऊर्जा और परिवहन मंत्री अनिल विज अपनी ही पार्टी से नाराज चल रहे हैं। वो 2 टूक कह चुके हैं कि अब वे ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में शामिल नहीं होंगे। इसके पीछे की वजह बताते हुए विज ने कहा कि इस मीटिंग में उनके दिए आदेश लागू नहीं किए जाते। उन्होंने यहां तक चेतावनी दी कि अगर जरूरत पड़ी तो वे किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की तरह अनशन करने को भी तैयार हैं। विज को आज यानी 31 जनवरी को सिरसा और कैथल में ग्रीवेंस कमेटी की मीटिंग में शामिल होना था और उससे पहले उनका ये बयान आया है।
ऐसे में माना जा रहा है कि वो इस मीटिंग से दूरी बना सकते हैं। जानकारी के मुताबिक अनिल विज अंबाला से कुछ अधिकारियों का तबादला कराना चाहते हैं। उन्होंने विधानसभा चुनाव के बाद कहा था कि कुछ अधिकारी उन्हें हरवाना चाहते थे। इसके बाद विज ने तबादले के लिए कहा था। इनमें IAS और IPS स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। हाल ही में कैबिनेट की बैठक में भी विज ने इस मामले को रखा था और अब देखना होगा कि विज की ये नाराजगी क्या मोड़ लेती है। बीजेपी सरकार में घमासान मचा हुआ है। सीएम सैनी दबाव में दिखाई दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया को दबाव में लाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। उन्होंने एक बार फिर भारत की चिंता बढ़ा दी है। ट्रंप ने भारत और ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के तेवरों ने दुनिया भर के देशों की नींद उड़ा दी है। कभी वो दूसरे देशों को, क्षेत्रों को अमेरिका में मिलाने की बात करते हैं, तो कभी टैरिफ लगाने की धमकी दे देते हैं। इसी कड़ी में अब डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को सीधी चेतावनी दी है। उन्होंने 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। दरअसल बीते कुछ वक्त से लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं कि ब्रिक्स देश अपनी नई करेंसी बनाने की तैयारी में है। यानी अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर के मुकाबले में ब्रिक्स की करेंसी आ सकती है और इसे लेकर ट्रंप खासे नाराज है। ऐसे में उन्होंने भारत समेत पूरे ब्रिक्स देशों को धमकी दी है। ट्रंप ने कहा कि ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं और हम सिर्फ तमाशबीन बने हुए हैं। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। हम चाहते हैं कि ये हॉस्टाइल देश अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने के लिए ना तो नई ब्रिक्स करेंसी बनाए और ना ही किसी अन्य करेंसी को सपोर्ट करे। अगर ऐसा नहीं किया गया तो ब्रिक्स देशों पर 100% टैरिफ लगाया जाएगा। वो यही नहीं रुके। ट्रंप ने आगे कहा कि अगर ब्रिक्स देशों ने ऐसा नहीं किया तो इनके लिए अमेरिकी बाजार के दरवाजे पूरी तरह से बंद हो जाएंगे। उन्हें कोई और बाजार ढूंढना होगा। ये मुमकिन ही नहीं है कि ब्रिक्स देश इंटरनेशनल मार्केट में अमेरिकी डॉलर की जगह किसी अन्य करेंसी को तवज्जो दें। आपको बता दें कि ये पहली बार नहीं है जब ट्रंप ने इस तरह की धमकी दी हो। सत्ता ग्रहण करते ही ट्रंप ने सभी ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी थी और अब एक बार फिर उन्होंने अपनी बात दोहराई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या ट्रंप के कार्यकाल में ब्रिक्स देशों के साथ अमेरिका का तालमेल बिगड़ जाएगा। सवाल भारत अमेरिका के संबंधों को लेकर भी उठ रहे हैं। ट्रंप की धमकी का असर ब्रिक्स की बैठक में दिख सकता है। वैसे ट्रंप भारत को पहले भी कई मामलों में सीधी चेतावनी देते रहे हैं। इस बीच भारतीयों को एक और चीज जान लेना जरूरी है। 1 फरवरी से कई बदलाव हो रहे हैं जिसका सीधा असर लोगों की जेब पर पड़ने वाला है। तो क्या है ये बदलाव, देखिए इस रिपोर्ट में। 1 फरवरी को जहां एक और संसद में वित्त मंत्री केंद्रीय बजट पेश करेंगी, तो वहीं इस तारीख से देश भर में कई बदलाव भी होने जा रहे हैं जिसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ेगा। तो जानते हैं 1 फरवरी को होने वाले इन बदलावों के बारे में। पहला, रसोई गैस की कीमतों में बदलाव। हर महीने की 1 तारीख को LPG की कीमतों में बदलाव होता है। सरकारी तेल कंपनियां बाजार के मुताबिक घरेलू और कमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में बदलाव करती है। जनवरी में कमर्शियल सिलेंडर की कीमतें घटी थी, लेकिन 1 फरवरी को फिर से दाम बढ़ या घट सकते हैं। दूसरा, UPI में होगा बड़ा बदलाव। UPI ट्रांजैक्शंस को लेकर 1 फरवरी से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ने कुछ UPI ट्रांजैक्शंस को ब्लॉक करने का फैसला लिया है। इसके तहत जिन UPI ID में विशेष कैरेक्टर यानी स्पेशल कैरेक्टर्स होंगे, उनसे ट्रांजैक्शन करना मुमकिन नहीं होगा। डिजिटल पेमेंट का इस्तेमाल करने वालों को इस बदलाव से सतर्क रहना चाहिए। तीसरा, मारुति बढ़ाएगी अपनी कारों के दाम। मारुति सुजुकी 1 फरवरी से कार के दाम बढ़ाने जा रही है। मारुति ने ऐलान करते हुए बताया कि कार के अलग अलग मॉडलों की कीमत में 32,500 रुपए तक की बढ़ोतरी की जाएगी, जिसमें ग्रैंड विटारा, सियाज, बलेनो, अर्टिगा, ब्रेजा, डिजायर, स्विफ्ट, वैगनर और ऑल्टो K10 आदि कार शामिल हैं। बैंकिंग नियमों में बदलाव। 1 फरवरी से कोटक महिंद्रा बैंक अपने ग्राहकों के लिए बैंकिंग सेवाओं और शुल्क से जुड़े कुछ बदलाव करने वाला है। 1 फरवरी से लागू होने वाले इन बदलावों में फ्री ATM ट्रांजैक्शन लिमिट और अन्य बैंकिंग सुविधाओं की फीस में संशोधन शामिल हो सकता है। ATF के दाम। LPG के साथ ही ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा हवाई ईंधन एयर टरबाइन फ्यूल यानी ATF के दाम में संशोधन किया जाता है। बीते कुछ महीनों पर नजर डालें तो इसकी कीमतों में कटौती की गई है और इस बार भी ऐसी ही उम्मीद जताई जा रही है। इसमें किसी भी तरह का कोई भी बदलाव हवाई यात्रा करने वालों की जेब पर बोझ को बढ़ा या घटा सकता है। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। कल आम आदमी पार्टी और आम आदमी के लिए एक ख़ास दिन है। आम आदमी पार्टी तो इसलिए इंतज़ार कर रही है कि अगले 5 सालों में उसका भविष्य जो है वो क्या होने वाला है, और आम आदमी बजट से इस बात की उम्मीद लगाए हुए है कि
पिछले 11 साल में जो महंगाई की जकड़ में वो जकड़ा हुआ है, क्या उससे इस बार छुटकारा कुछ मिलेगा या फिर कहानी वहीं के वहीं घूमकर आ जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए टीवी लाइव। नमस्कार।